आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेज में। और जैसा कि आप सभी को डेली वन बाय वन अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सीख रहे होंगे और बहुत कुछ जान रहे होंगे। तो देखिए, एक मैंने आप लोगों को कुछ मैंने एक समझाया था कि थोड़े समय के लिए ये गढ़वाल के शासकों का ये कुमाऊं के ऊपर शासन था। ठीक है, और वो आपका साल था 1779 टू 1786 तक रहा था। ठीक हो गया, तो ये बात ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। और इस समय किसने किया था शासन? तो उस शासक का नाम था प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह। तो ये ध्यान में जो है रखिएगा। लेकिन ये प्रद्युम्न शाह ये गढ़वाल के ये नरेश थे, लेकिन जब ये शासन यानी कि कुमाऊं की सत्ता पर बैठे तो इनका ये चंद के नाम से बैठे थे, तो उनका नाम था प्रद्युम्न ये चंद। कभी भी आपको ऑप्शन में देगा तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, उसमें चंद ऑप्शन दिया गया होगा। ठीक हो गया, अगर ये नहीं होगा तब वैसे केस में ये शाह आपका सही होगा। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रद्युम्न शाह ये किसके बेटे थे? ठीक है, तो अभी ये चर्चा जो हो रही है ये हो रही है ये गढ़वाल के शासकों से, और वही आज का हमारा सेशन है। तो ये सेशन बीच में इसको मैं दोबारा से सुनाऊं, इसलिए शुरुआत में ही आपको मैं सुना देता हूँ। देखिए, ये एक शासक का नाम आता है प्रदीप शाह। ठीक हो गया, अच्छे से आप लोग इसको सुनिएगा, और चाहें तो आप नोटबुक में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये प्रदीप शाह जो थे, इनकी मृत्यु होने के ये बाद में कौन बनता है शासक ये गढ़वाल का? तो ललित शाह। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में जो है रखिएगा, ललित शाह बनते हैं शासक। अब इतिहासकार कहते हैं कि ललित शाह जो थे, इनके दो जो है बेटे थे। ठीक हो गया, और दोनों ही क्या थे? सौतेले बेटे थे। ठीक है, तो ये पहले बेटे का जो नाम है, इतिहास में हम जो चीजें ये दी गई हैं, तो पहले का नाम है जयकृत शाह। जयकृत शाह। ठीक है, और दूसरे बेटे का जो दूसरा सौतेला बेटा था, तो उसका नाम था प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो इन चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दो नाम हो गए। और कोई कोई जो है इतिहासकार ये भी मानता है कि ललित शाह के वो तीन बेटे थे, और तो उस तीसरे बेटे का नाम था पराक्रम शाह। ठीक है, तो पराक्रम शाह। तो हालांकि जयकीर्ति शाह और ये पराक्रम शाह ये दोनों ही चाहते थे कि ये प्रद्युम्न शाह जो है ये जो गढ़वाल पर शासन ना करे, और सिर्फ इनका या फिर इनका ही शासनकाल मतलब जो है रहे। ठीक है, लेकिन अब इसकी रूपरेखा जो कैसे परिवर्तित होती है उसको हम जानते हैं। उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे अच्छे से। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से सुनिए और देखिए, और बिल्कुल भी आवाज नहीं करना है, बोलना नहीं है, सीधे बच्चों की तरह सभी लोग रहिए। आप सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, अब होता क्या है, अब मैं समझा दूं। तो देखिए, अब जब ललित शाह का शासन काल था, ठीक है, ललित ललित शाह का जब शासन का ये समय था, ठीक हो गया, तो इस समय इनके शासन काल में, अभी मैं शुरुआत से ही लूंगा, इनके शासन काल में दो बार, आप चाहें तो लिख ले, सिखों का आक्रमण भी हुआ था। ठीक हो गया, कभी इतिहास में आपसे पूछेगा तो ये ध्यान में रखिएगा, सिखों का दो बार जो है इनके समय में आक्रमण हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा यह है कि सिखों के ये विरुद्ध जो है ललित शाह की जो है जो नाकामयाबी का ये कारण गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य तनावपूर्ण वातावरण था। और ये चंद नदेश जो है ये मतलब दीपचंद के कार्यकाल में कुमाऊं में ही गृह कलेश की स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी थी। मतलब इसी के शासनकाल के समकालीन में हम बात कर रहे हैं, तो दीपचंद जो थे, दीपचंद ये चंद वंश के ये कुमाऊं के राजा थे, और इनके समय में जो है शासन व्यवस्था जो है चरमरा गई थी। ठीक हो गया, और जब शासन व्यवस्था चरमराती है तो कुछ ना कुछ नया होना होता है। ठीक है, तो इसी का फायदा जो है मतलब कि ये किसी और को होने वाला था। अब वो किसको होने वाला था वो सुनिए। अब इनके समय में ये चंद के समय में क्या होता है कि इनके शासनकाल में, अभी मैंने आपको समझाया कि बहुत ही अशांति हो जाती है। अब इसके बाद में इसी का फायदा जो है लेकर मोहन सिंह रौतेला ने दीप चंद के जीवित रहते हुए, ठीक है, स्वयं को कुमाऊं का शासक इसने क्या कर लिया? घोषित कर लिया। ठीक हो गया, दीप चंद के रहते हुए मोहन मोहन सिंह रौतेला ने अपने आप को मोहन ये चंद के नाम से शासक जो है घोषित इसने कर दिया था। कहाँ का? कुमाऊं का।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गढ़वाल की बात पे था, अब मैं कुमाऊं में कहाँ आ गया, क्योंकि ये उसी समय की ये परिस्थिति थी, इसलिए उनको भी हमें समझना पड़ेगा। तो इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक हो गया। यानी कि ललित शाह के समय में इसका समकालीन दीप ये चंद जो है कुमाऊं का ये राजा था। और इसके समय में जो है शासन व्यवस्था वो चरमरा गई थी, और इसी का लाभ जो है उठाकर मोहन सिंह रौतेला ने मोहन चंद के नाम से कुमाऊं की सत्ता पर बैठा। ये इतिहास में आप लोगों ने ये नाम सुना भी होगा। ठीक हो गया ना। अब होता क्या है कि लेकिन लेकिन जो ये मोहन सिंह जो मोहन ये चंद के नाम से जब ये शासन पर बैठा था, तो उस शासनकाल में जो इनके मिनिस्टर होते थे, तो वो इनका सपोर्ट उन्होंने मोहन सिंह का सपोर्ट नहीं किया। वो चाहते थे कि नहीं, दीप ये चंद ही रियल शासक हैं, वही होने चाहिए। ठीक हो गया। तो उन्होंने शासक जो है नहीं किया। और उन्हीं में से एक शासक का नाम आता है, सॉरी, इन्हीं में से एक मिनिस्टर का नाम आता है, मंत्री हर्षदेव जोशी। ठीक हो गया ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर्षदेव जोशी अब क्या था, वो दीप चंद का मंत्री था। वो चाहता था कि वो दीप चंद ही शासक है, तो मोहन जी सिंह को हटा दिया जाए या मोहन चंद को हटा दिया जाए। तो इसलिए ये हर्षदेव जोशी ने गढ़ नरेश ललित शाह से क्या मांगी, सहायता मांगी कि भैया आप आओ और इनको हराओ, मोहन चंद को हराओ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है कि अब ललित शाह जो थे, ये गढ़वाल के ये शासक थे। ठीक हो गया। तो इन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जो है तुम जाओ। ठीक हो गया। यानी कि ये प्रद्युमन शाह को मतलब कि भेजा। तो अब इसमें ये लाइन आती है कि ललित शाह स्वयं सेना के साथ में ये शुरुआत में तो जाते हैं, और हालांकि मोहन सिंह को हरा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपने बेटे को भेज देते हैं। तो यानी कि जो है जो कुमांचल विजय के पश्चात उन्होंने अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की शासन की बागडोर मतलब उनके हाथों में सौंप दी। ठीक हो गया। तो उस समय हर्षदेव जोशी जो है उनके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। मंत्री से प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। किसके? आंसर दीजिए आप लोग। प्रद्युमन शाह जो थे वो प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठे, और उनके ही प्रधानमंत्री हर्षदेव जोशी हो गए। ठीक है ना। यहाँ तक की बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या होता है कि ललित शाह वापस अपने राज्य को वो लौट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गढ़वाल के वो नरेश थे, तो वो आए थे, हरा के अपने बेटे को सत्ता सौंप दी थी हरदेव देव ये जोशी को। आज प्रधानमंत्री जो है नियुक्त ये करके और ये चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद में ये खबर आती है कि यद्यपि ये मार्ग में है डुलडी नामक स्थान में ये मलेरिया की वजह से ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक हो गया। तो इनकी कहानी यहाँ से खत्म हो गई। अब क्या होता है देखो, अब यहाँ से स्थिति जो है डामाडोल होती है। अब जब ललित शाह अपने बेटे प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की सत्ता सौंप कर लौट ये रहे थे, तो उनको ये क्या हुआ, मलेरिया हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है, अब उनके दूसरा जो बेटा था, जब भी मैंने आपको नाम बताया था, जयकृत शाह। ठीक हो गया ना, जयकृत शाह। तो अब ये गढ़वाल नरेश ये बना। ठीक हो गया। अब ये सारी सत्ता इसके हाथों में ये आ गई। तो हालांकि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको समझा, ललित शाह के दो बेटे थे, जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह। ठीक है, ये आपस में सौतेले ये भाई थे, और दोनों में ही जो संबंध थे वो बहुत ही बिगाड़ थे, मतलब। ठीक है, यानी तो संभवतः ये जयकृत शाह जो है, ये पिता की मृत्यु के बाद, ललित शाह की मृत्यु के बाद ये गढ़ नरेश ये बन गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही जब ये प्रद्युमन शाह को ये बात ये मालूम चली कि मेरे जो है सौतेले भाई ने गढ़वाल नरेश की सीट ले ली है, तो हालांकि ये थोड़ा ये प्रद्युमन शाह थोड़े ये शांत ये स्वभाव के थे। ठीक हो गया। लेकिन अब ये था कि भाई दोनों भाइयों में वो ठनी हुई थी कि भाई दोनों जो है एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते थे। बस इसी ये चीज को लेकर आगे इनका जो है युद्ध होने वाला था। ठीक हो गया। यानी कि राज्यद्रोहण के बाद भी दोनों भाइयों के मध्य वो थी, दुश्मनी थी, मतलब या दुश्मनी कह सकते हैं, या मतलब कि जो है कटुता संबंध अच्छे नहीं थे। हालांकि दोनों भाइयों को, एक जो है गढ़वाल का नरेश था और एक कुमाऊं का शासक था, तो दोनों ही अपनी अपनी वो जगह पे हालांकि अच्छी सत्ता में थे, लेकिन फिर भी इन दोनों में अच्छे संबंध नहीं रहे। ठीक हो गया। और यहाँ तक कि जकीर शाह जो है अब ये चाल चलने लगा कि प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की शासन से भी हटा दिया जाए। ठीक है। और फिर उसके हटाने में उन्होंने, जयकृत शाह ने क्या किया, अब इसका साथ दिया मोहन सिंह का। इसी मोहन सिंह को जयकृत शाह के
के जो पिता थे ललित शाह, उन्होंने इसी मोहन सिंह रौतेला को हराया था, तभी तो प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी दी थी। तो अब ये जयकृत शाह चाहता था कि मेरा सौतेला भाई जो कुमाऊं का शासक है वो हट जाए। ठीक हो गया, वो चाहता ही नहीं था कि वो भी शासक रहे। तो उसने क्या किया, जयकृत शाह ने मोहन सिंह रौतेला का क्या किया, सपोर्ट किया, इसकी सहायता की कि भाई मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम जो है लड़ो उससे। ठीक हो गया। तो अब ये युद्ध करने के लिए जाता है मोहन सिंह रौतेला, किससे जाएगा ये युद्ध करने के लिए, ये जाएगा अब प्रद्युम्न शाह से युद्ध करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है इसके बाद में कि ये प्रति उत्तर में ये प्रद्युम्न शाह ने देवलगढ़ और श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही प्रद्युम्न शाह को मालूम चला कि भाई मोहन चंद ये जयकृत शाह की सहायता से ये मुझे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो प्रद्युम्न शाह ने क्या किया कि सीधे गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया कि भाई तूने इसको भेजा क्यों, आगे दुश्मनी मेरे से है तो तू सीधे मेरे से लड़। ठीक है, मोहन सिंह को भेजने का क्या मतलब बनता है। तो हालांकि आप सभी जानते हैं इन दोनों में ये सही व्यवहार था। तो अब इन्होंने देवलगढ़ और श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया प्रद्युम्न शाह ने, कुमाऊं का साथ। ठीक हो गया। और वह श्रीनगर में 3 वर्ष रहा भी, मतलब वहीं से उसने कुमाऊं की सत्ता को भी देखा, ये देखा, और श्रीनगर में 3 साल वो रहा भी। उसके बाद फिर से ये प्रद्युम्न शाह ये कुमाऊं की ओर लौट आया, अल्मोड़ा की तरफ में ये लौट आया। ठीक हो गया। और ये बात जो है मोलाराम ने भी कबूली की। ठीक हो गया, वो भी जानते थे कुछ ना कुछ। इसके बाद में होता क्या है कि ये जयकीर्ति शाह जो है, इसके ये काल में दरबारी ये गुटबंदी की समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक हो गया, यानी कि भाई अब ये शासनकाल ये इसका जो भी चल रहा था यहाँ गढ़वाल में, तो इनके शासनकाल में भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी होने लगी। और वो गड़बड़ी जो मुख्यतः थी उनके दरबारी लोगों की, जिसमें मुख्यतः जो है डोभाल और खंडूरी लोग रहते थे। और ये दोनों ही जो है जयकृत शाह के समय में गढ़वाल में उच्च पदों पर आसीन रहते थे। ठीक हो गया। और इसी में कृपाराम डोभाल की जो तानाशाही से से वहाँ का वातावरण जो होता है वो बहुत ही बिगड़ गया। यानी कि ये जो है गढ़वाल का जो भी स्थिति थी वो धीरे धीरे वो खराब होने लगी थी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अब ये सब चीजें हो रही थी, तो अब इस और इसके बाद में भी एक और भी बहुत लंबी वैसे कहानी है, तो इतना मैं डीपली नहीं जाऊंगा। उसके बाद में फिर इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो प्रद्युम्न सॉरी ये जयकृत ये जो शाह था, ये देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर के में वहां चला गया। ठीक हो गया। और वहीं पर उसकी फाइनली जो है मृत्यु हो जाती है। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये जो जयकृत शाह था, इसके साथ में इसकी 4 रानियां भी जाती हैं, और ये 4 रानियां जो होती हैं ये उसकी मृत्यु के बाद में, जयकृत शाह की मृत्यु के बाद में वो सती हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि अब यहाँ की सत्ता जो है अब मतलब ये गढ़वाल की सत्ता जो है अब ये यहाँ पर खाली हो जाती है। ठीक हो गया। अब जब खाली होती है तो ये मोहन सिंह की नजर इस पे भी थी कि ये खाली हो गई तो मैं यहाँ यहाँ पर हमला करके और यहाँ गढ़वाल का मैं जो है राजा बन जाऊं। लेकिन उससे पहले प्रद्युम्न शाह जो है ये पहुंच जाते हैं, और ये जो है अपने पिता की जो भी संपत्ति है उस पे इनका हक होता है, और ये जो है गढ़वाल में जाकर शासन करने लगते हैं। और जब ये चले जाते हैं तो कुमाऊं की सत्ता यहाँ पर ये खाली हो जाती है। जब ये खाली होती है तो इसी का लाभ उठाकर अब ये मोहन चंद यानी कि मोहन सिंह रौतेला अब यह कुमाऊं का राजा या शासक बन जाता है। यहाँ तक की बात आप सभी के समझ में आ गई है। अब ये फिर से जब मोहन सिंह रौतेला फिर से अब यहाँ पर बनता है, ठीक है, तो अब फिर से हर्षदेव जोशी का नाम फिर से आता है सामने, वो क्योंकि मोहन सिंह रौतेला को वो देखना ही नहीं चाहता था। ठीक हो गया। तो अब इसने क्या किया कि बाद में अब इसने एक जो है चाल चली, वो चाल चलने के ये बाद ही होता क्या है कि अब ये मोहन ये चंद से वो युद्ध करना चाहता था, कौन, हर्षदेव जोशी। लेकिन मोहन ये चंद जो है शीघ्र ही अपनी सत्ता को अपने बेटे के हाथों में देते हैं, यानी महेंद्र चंद के हाथों में ये दे देते हैं। आप सभी जानते हैं ना ये महेंद्र चंद ये कौन थे, ये चंद वंश के अंतिम शासक थे। अब सीट पर कौन बैठ जाते हैं, ये महेंद्र चंद। ठीक हो गया। तो लेकिन हर्षदेव जोशी वो चाहे मोहन जी चंद हो या फिर महेंद्र चंद हो, इन दोनों से ही बदला लेना चाहता था। ठीक हो गया, यानी कि इनको शासक के रूप में देखना ही नहीं चाहता था। अब उसने क्या किया, कि अब उसने सहायता मांगी कन्नौज के राजा से उस समय। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ये आपका ये गृह युद्ध है, इसमें मैं भाग नहीं लूंगा। फिर मजबूरी में हर्षदेव जोशी ने क्या किया, इसने गोरखाओं नेपाल के गोरखाओं से सहायता मांगी। ठीक है ना। तो अब गोरखाओं ने क्या किया,
कि इनके कहने पर 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। उस समय महेंद्र चंद्र जो है शासनकाल में थे और इन्हीं महेंद्र चंद्र को हरा दिया गया गोरखाओं के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद में ये कुमाऊं में गोरखाओं की सत्या ये काबिज हो गई। ठीक है, तो ये सारा काम करने में हर्षदेव जोशी का रोल था। तो ये तो कहानी मैंने आप लोगों को यहाँ तक समझा दिया, आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और अगर आ गई है तो एक बार मुझे ये चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर भी दे दें। अगर जिसके नहीं आई है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन वाले पॉइंट पर, जहाँ पे हमें देखना है, इतिहास देखना है, यानी कि परमार राजवंश को देखना है हमें। ठीक है, जब तक आप सभी मुझे आंसर दीजिए केवल चैट बॉक्स में कि ये कहानी आप लोगों को याद हुई, ये क्या क्या हुआ था। क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ भी सवाल दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए और बाकी की जानकारी चीजें अभी होती जाएगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हम सवाल करते हैं। तो ये है गढ़वाल के पवार राजवंश। ठीक है, अब इनके इतिहास को हम जानेंगे पहले, और इनकी जानकारी का स्रोत जो है जो कौन सा है ये भी हम जानेंगे। तो उसको जानने से पहले एक बात हमें मुझे बताइए, कुमाऊं के राजवंश की जानकारी का महत्वपूर्ण साहित्य या स्रोत कौन सा है। ये मैंने कल आप लोगों को, ये कल या परसों वाले सेशन में आप लोगों को मैंने समझाया होगा। तो जरा एक बार मुझे बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में कि चंद्रवंश की जानकारी का स्रोत कौन सा है। तो ठीक उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि ये गढ़वाल की परमार राजाओं का स्रोत कौन सा है। जल्दी से बताएं मुझे। नहीं, नहीं नहीं, आप लोगों का आंसर नहीं। ठीक है, मैंने एक साहित्य का वो ये नाम बोला मैंने आप लोगों को, तो उसका नाम बताइए। पुरातात्विक स्रोत तो है ही है, मैंने कहा था कि साहित्यिक का एक नाम था मनोदय। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वो मनोदय काव्य से हमें जो है चंद्रवंश की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। उसी क्रम में अगर हम पवार शासकों की बात करें तो क्या है, पवार शासकों की वंशावली या इसके संबंध में जानकारी का स्रोत एकमात्र क्या है, जनरली सभा सार है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सभा सभा सार ये काव्य है एक, ठीक हो गया, जहां से हमें गढ़वाल के परमार राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। मनोदय जो ये मनोदय काव्य है, ये कुमाऊं की जानकारी से संबंधित है। और ये जो सभा सार है, ये है आपका गढ़वाल के शासकों से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखिए, कभी आप लोगों से पूछ देगा। ठीक है, लिंक अगर कटेगा दोबारा आप सभी को ज्वाइन होना है। तो दोस्तों, गढ़वाल के ये परमार शासकों के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, अब आप सभी जानते हैं कनकपाल जो है ये मूलतः कहाँ से आया था और किस क्षेत्र से आया था। इतिहासकारों में इसके लिए दो जो है राय हैं। ठीक है, और हालांकि कहा और यहाँ सही आंसर यही है कि कनकपाल ही परमार राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, तो अब दो राय क्या हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो पहली जो राय है ये इतिहासकारों की, वो है गुज्जर प्रदेश। इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल गुज्जर, मेवाड़, गुजरात तथा महाराष्ट्र से आए थे। यह जानकारी चांदपूर्ण गढ़ से प्राप्त शिलालेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, और दूसरा जो ये राय है, ये क्या है, धार क्षेत्र। ठीक है, अब ये धार क्षेत्र का संबंध या इसमें क्या लिखा है, तो कुछ इतिहासकार जैसे पातीराम, हरिकृष्ण दतूड़ी, एटकिंसन के अनुसार जो है ये कनकपाल ये धार प्रदेश से आया था। और लेकिन इसके संबंध में कोई ठोस जानकारी का प्रमाण ये नहीं दे पाते हैं। ठीक है, मतलब पातीराम जी की एक प्रसिद्ध ये पुस्तक है, बता सकते हैं कौन सा है वो। मैंने अपने ये जो है ये बुक्स वाले सेशन में आप लोगों को मैंने समझाया होगा, पढ़ाया भी होगा। पातीराम का आंसर दीजिए मुझे। पातीराम की फेमस लेखन है, बुक है, उसका नाम क्या है। ठीक है, जब तक हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, अब संस्थापक की बात होती है तो गढ़वाल के मवाद राजवंश का कौन है ये। तो देखिए, हालांकि यहाँ पर वास्तविक संस्थापक लिखा है, यहाँ पर सिर्फ संस्थापक होना चाहिए। वास्तविक संस्थापक जो था वो जो है अजयपाल था। और केवल संस्थापक की बात आती है तो वो कनकपाल है। ठीक है, तो देखिए, संस्थापक के बारे में इतिहासकारों के ये बारे में यहाँ पर भी दो जो है ये मत हैं। तो कुछ इतिहासकार जो है कनकपाल को, जबकि कुछ इतिहासकार
अजयपाल को परमार राजवंश का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में केवल आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा जनरली, कि क्या है कि संस्थापक जो कनकपाल था और वास्तविक संस्थापक अजयपाल था। ठीक है, बस ये दो लाइनें ध्यान में रखिएगा। अच्छा चलिए, तो अजयपाल के संबंध में ये क्या क्या प्रमाण मिलते हैं कि ये संस्थापक था। देखिए मनोदय ये जो काव्य है, ये इसकी जानकारी इसमें क्या है कि हमें इससे जो है कुमाऊं के चंद्रवंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन उसमें हमें इसकी भी जानकारी थोड़ी बहुत प्राप्त होती है, तो इसलिए ये मनोदय काव्य और ये सभासार। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। मनोदय काव्य के लेखक भरत ये कवि हैं, और सभा सार के जो ये लेखक हैं, ये खुद ही सुदर्शन शाह जी हैं। ठीक हो गया ना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, टिहरी रियासत के पहले राजा का नाम बताइए। टिहरी रियासत के पहले राजा का नाम बताइए। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ग्रंथों में ये परमार राजवंश का उल्लेख भी यहाँ से प्राप्त होता है, जिसमें जो पहला शासक अजयपाल को बताया गया है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक की रूपरेखा को देख लिया गया। मैंने आंसर भी आपको ये बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कनकपाल के संबंध में हम प्रमाण देखते हैं। अजयपाल के बारे में तो लघु रूप में था, वो हमने देख लिया। अब जरा कनकपाल के बारे में प्रमाण देखते हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तभी तो इसे ही आंसर सही माना जाएगा। ठीक हो गया, तो चांदपुर ये गढ़ ये कौनपुर स्थित है, जिससे जो है कनकपाल का गढ़ कहा जाता था। ठीक हो गया, और फिर दूसरा पॉइंट है कि लक्ष्मण देव राजा की लिटावत मुद्रा से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि टिहरी में है। और फिर तीसरा आपका पॉइंट है कि अनंतपाल का धार चला लेक उस उखी मठ में है, और यहाँ से भी हमें कनकपाल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जगत पाल का देवप्रयाग अभिलेख। ठीक है, तो ये भी ध्यान में लिए जो रखिएगा, तो यहाँ से भी हमें कनकपाल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बारे में और लिखते हैं, तो कनकपाल के परमार वंश का संस्थापक होने के ये प्रमाण अधिक विश्वसनीय है, इसीलिए ही इसे परमार राजवंश का संस्थापक कहा जाता है कनकपाल को। और जब बात आती है वास्तविक संस्थापक, तो वैसे केस में आपका आंसर होना चाहिए अजयपाल। ठीक है, चलिए अब इसके लघु रूप को पढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी ये गढ़वाल में 54 छोटे छोटे ठकुरी शासकों का शासन था। छोटे छोटे जो है किलों के रूप में शासन हुआ करते थे उस समय, आप सभी जानते होंगे। इसमें सबसे शक्तिशाली जो था चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप था। ठीक है, और 887 ईस्वी में धार गुजरात के शासक कनकपाल घूमने के लिए आया था, और भानु प्रताप ने इसका भव्य स्वागत भी किया और अपनी बेटी से इसका विवाह भी कर दिया। ठीक है, और ये ध्यान में लिए रखिएगा। और इसके बाद में कनक ये जो है जो भी ये है ना कनकपाल है, तो ये 888 ईस्वी में चमोली के चांदपुर गढ़ से यहाँ से ये परमार राजवंश की शुरुआत करता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी ध्यान में ये रखिएगा। आप लोगों से सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि यह कनकपाल कहाँ से आया था, तो ऑप्शन में ये धार गुजरात के शब्द आपको दिया गया होगा, आप लोग इसी पर टिक आप लोग करेंगे। बाकी चीजें आपको मैंने समझा दी है क्या आंसर है। ठीक है, तो देखिए अब इतिहास में हम उत्तराखंड के इतिहास में हम देखते हैं, तो 888 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक परमार राजवंश के टोटल लगभग 60 राजा हुए। ठीक है, 60 राजा हुए। पहले राजा का नाम हो गया कनकपाल, और अंतिम राजा का नाम बताना है जो कि 1949 में था। ठीक है ना, अब बताइए मुझे आप सभी लोग, केवल कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कनकपाल से। तो कनकपाल जो है परमार वंश का संस्थापक था, धार नगर गुजरात से आया था। चांदपुर गढ़ चमोली को इसने अपनी राजधानी के रूप में ये क्या क्या बसाया था। इसका गोत्र जो था वो सैनक था, और राजा सुदर्शन शाह द्वारा व्यतीत साल या सभाकाल में कनकपाल को परमार राजवंश का संस्थापक माना गया है। ये आप लोगों से ये लाइन पूछी जा सकती है कभी भी। ठीक है, और इसके बारे में और हम देखें तो ये और भी ये सभी शासकों के नाम ये आते हैं, श्यामपाल, पदुपाल, अभिगत पाल, संगत, रतन, शालीपाल, विधिपाल, ये सारे जो भी नाम है ये आते हैं, लेकिन इनके संबंध में उतनी चीजें पूछी नहीं जाती हैं, तो इसलिए जो पूछी जाती हैं मैंने बस वही चीजें मेंशन यहाँ पर लिख कर रखी हैं। तो 24वां जो नाम आता है सोनपाल। ठीक है, इसने क्या किया, भिलंग घाटी को इसने बसाया था और खसों को इसने हराया था। ठीक है ना, खसों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जातियां जो है वो राज करती थी, बताया होगा, और थोड़े सेशन को देख लीजिएगा आप सभी लोग। फिर इसके बाद में एक नाम आता है 28वें नंबर पर लखन देवपाल। ठीक है,
तो ये ध्यान, अभी तक जितने भी शासकों के नाम आएंगे वो जो भी पाल देव के रूप में ही आएंगे। आगे जो है इनका नाम परिवर्तित तो होगा, कहाँ होगा मैं बताऊंगा आपको। लखन देव। तो अब ये था कि इस अपने नाम से करेंसी छापने वाला पवार वंश का पहला शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भिलंग घाटी का ये पहला स्वतंत्र शासक था। ये इन दोनों को, ये दोनों ही पॉइंट आपके ध्यान में रखिएगा, लखनपाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 37वीं राजा की ओर, जो कि सबसे मेन राजा यही है और यहीं से कई बार सवाल आते हैं। मैक्सिमम एक सवाल आया था, अभी आपको दिखेगा आगे। अजयपाल। ठीक है, तो देखिए 1451 में कीर्ति चंद से युद्ध में ये हार गया। फिर उसके अगले वर्ष में फिर ये कीर्ति जी चंद से ये जीत जाता है 1492 ईस्वी में। ठीक है भैया, तो इतनी चीजें ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। आप लोग अपना अपना माइक जरा बंद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, 52 गढ़ों को जीतने वाला एकमात्र शासक, ठीक है, ये अजयपाल, ये भी आता सवालों में। और यह सिकंदर लोदी के समकालीन था, अब ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय सेना का निर्माण करने वाला शासक वो यही था। कवि भरत या भारत जो है, जो कवि ने इसी अजयपाल को गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहा है। आ सकता है कभी भी कि निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल का युधिष्ठिर कहा जाता है, तो वो अजयपाल ही था। ठीक है, ये ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल का अशोक या गढ़पाल भी अजयपाल को कहा जाता है। ठीक हो गया, ये भी ध्यान में लिए रखिएगा। अब देखिए, जैसे हम भारतीय इतिहास में हम ये पढ़ते हैं ना कि अशोक, महान सम्राट अशोक, तो ठीक वैसी ही रूपरेखा का हमारे उत्तराखंड में अजयपाल भी था। ठीक बिल्कुल वैसी ही घटना इसके साथ में भी हुई थी और इसने भी युद्ध को जो है त्याग दिया था। ठीक है, जैसे महान अशोक ने भी त्यागा था। ठीक है, इसीलिए इसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। उसकी कहानी अभी नीचे वाले पॉइंट से यहाँ से क्लियर होगी। ठीक हो गया, चलिए। और ये अजयपाल को गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है और पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी यही है। जात पात को खत्म करने के लिए सदोला ब्राह्मणों की नियुक्ति भी इसी ने ही करवाई थी। इंपोर्टेंट है। अजय पाल राजा कीर्तिचंद और सिकंदर लोदी के समकालीन था। ये अभी आप लोगों को मालूम चल गया होगा। ठीक हो गया, अजय पाल को ये पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी हमने देख लिया। ठीक